नमस्कार। किसी भी देश की नींव उसकी एजुकेशन सिस्टम पर टिकी होती है, राइट? और जब बात हमारे भारत की हो तो इसके आंकड़े और नीतियां सच कहूं तो दोनों ही आपको चौंका सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नीति आयोग की उस डिटेल रिपोर्ट के अंदर डाइव करने वाले हैं जो बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा हेल्थ चेकअप है। ये रिपोर्ट हमें जमीनी हकीकत दिखाती है, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के ड्रॉप आउट से लेकर हायर एजुकेशन में हो रहे उस भारी ब्रेन ड्रेन तक। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आने वाले दशकों के लिए भारत का विजन आखिर है क्या और रास्ते में रुकावटें कहाँ हैं। तो आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नीति आयोग और विकसित भारत का विजन। फिर हम देखेंगे स्कूल एजुकेशन पिरामिड और स्टूडेंट ड्रॉप आउट क्राइसिस को। इसके बाद बात करेंगे हायर एजुकेशन ब्रेन ड्रेन और आखिर में जानेंगे इन सब का ब्लूप्रिंट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, नीति आयोग एंड विकसित भारत, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फ्यूचर। अब इन सब नीतियों को समझने से पहले जरा ये जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड में ये नीतियां बना कौन रहा है और ये हमारे देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अब देखिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक भारत में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग चलता था। ये बेसिकली सोवियत मॉडल से इंस्पायर्ड था, वही 5 साल वाले प्लान्स। लेकिन फिर 2015 में गेम चेंज हुआ। एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के जरिए नीति आयोग की शुरुआत हुई। इनका नजरिया सिर्फ 5 साल का नहीं बल्कि पूरे 15 साल का एक लंबा और क्लियर विजन है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इनका मेन फोकस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर। मतलब बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह मिलकर काम करें। और ये जितना भी डेटा, जितनी भी पॉलिसीज हम देख रहे हैं ना, इन सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है, और वो है 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन या विकसित राष्ट्र बनाना। सोचिए, आजादी के 100 साल पूरे होने पर एक आत्मनिर्भर भारत, और ये सपना पूरी तरह से इसी एजुकेशन सिस्टम के कंधों पर टिका है। सेक्शन 2, द स्कूल एजुकेशन पिरामिड, अ स्ट्रक्चरल बॉटलनेक। चलिए अब सीधे देश की एजुकेशन की नींव पर चलते हैं और पिछले 10 सालों के डेटा से समझते हैं कि आखिर हमारे स्कूलों का स्ट्रक्चर कैसा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14.71 लाख। जी हां, भारत में कुल इतने स्कूल हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होती यार। और इन लगभग 15 लाख स्कूलों में ना करीब 24.69 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये स्केल अपने आप में बताता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना विशाल है। लेकिन अब आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जिसे हम कहते हैं पिरामिड प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कि बेस पर यानी प्राइमरी लेवल पर हमारे पास स्कूलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, करीब 7.3 लाख स्कूल। लेकिन जैसे जैसे बच्चे हायर सेकेंडरी लेवल पर पहुंचते हैं, बूम, ये संख्या अचानक सिकुड़कर सिर्फ 1.4 लाख रह जाती है। ये बिल्कुल एक ऐसे पिरामिड जैसा है जहां ऊपर जाने के लिए जगह ही नहीं बचती। और यही वजह है कि बच्चों के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखना फिजिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सेक्शन 3, द स्टूडेंट ड्रॉप आउट क्राइसिस, वेयर इज द लीक। अब ये जो स्ट्रक्चरल कमी है ना, इसकी सबसे भारी कीमत हमारे स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कमी एक ड्रॉप आउट क्राइसिस बन जाती है। अब ये जो डेटा है ये थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट मुश्किल से 0.3% है। मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे शुरुआत में स्कूल जाना शुरू तो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात सेकेंडरी लेवल की आती है, ये रेट एकदम से उछलकर 11.5% हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर के आसपास हायर एजुकेशन वाले स्कूल ही नहीं है, ऊपर से आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव। तो मजबूरन खासकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। और बात सिर्फ स्कूल जाने या ना जाने की नहीं है, क्वालिटी का भी बड़ा इशू है। AICR जैसी रिपोर्ट्स के बेस पर नीति आयोग साफ साफ एक लर्निंग क्राइसिस की बात करता है। इमेजिन कीजिए, क्लास 8 के काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 2 की किताबें ठीक से नहीं पढ़ सकते या बेसिक मैथ का डिवीजन सॉल्व नहीं कर पाते। तो इससे क्या समझ आता है? यही कि सिर्फ बच्चों को स्कूल के अंदर बिठाना काफी नहीं है, उनके बेसिक्स क्लियर करना आज की डेट में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताता हूं जो शायद आपको सच में हैरान कर दे। इसे कहते हैं जीरो स्टूडेंट स्कूल। मतलब पूरे देश में करीब 7,993 स्कूल ऐसे हैं जहां पूरी बिल्डिंग है, टीचर्स अपॉइंटेड हैं, लेकिन पढ़ने वाला एक भी बच्चा नहीं है। जी हां, जीरो। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में तो ऐसे स्कूलों की भरमार है। और दूसरी तरफ विडंबना देखिए, देश में 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल भी चल रहे हैं जहां सिर्फ एक अकेला टीचर है। मतलब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है। सेक्शन 4, हायर एजुकेशन ब्रेन ड्रेन, द ग्लोबल टैलेंट लीग। तो चलिए अब एजुकेशन की सीढ़ी में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जो दिक्कत नीचे हमें ड्रॉप आउट के रूप में दिखी थी, वही यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर ब्रेन ड्रेन बन जाती है। इस रेशियो को जरा ध्यान से देखेगा, 1:28। ये नंबर बहुत कुछ कह रहा है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाहर से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भारत पढ़ने आ रहे हैं, उनके मुकाबले भारत से 28 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं। ये एक बहुत ही मैसिव टैलेंट लीक है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो पता चलता है कि हमारे टैलेंटेड बच्चे जा कहाँ रहे हैं। वो जा रहे हैं हाई इनकम वाले देशों में, जैसे कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। और जो इंटरनेशनल बच्चे भारत आ रहे हैं वो मुख्य रूप से नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हैं। ये कंट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना, वो सच में डराने वाला है। रिजर्व बैंक का डेटा बताता है कि पिछले 10 सालों में विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले पैसों में 2000% का जंप आया है। आज की डेट में ये फिगर लगभग 29,000 करोड़ रुपए को टच कर रहा है। लिटरली हमारे देश के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे बाहर जा रहा है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? रीजंस काफी सिस्टमैटिक हैं। एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क नहीं है। दूसरा, एजुकेशन पर हमारा बजट जीडीपी का सिर्फ 4.5% है, जबकि टारगेट 6% का था। इसके अलावा देश के अंदर टॉप लेवल करियर अपॉर्चुनिटीज की कमी है और क्यूएस टॉप 100 ग्लोबल रैंकिंग में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। तो जब हम ये सब देखते हैं तो ये पूरी पिक्चर काफी न्यूट्रल लेकिन कड़वी सच्चाई सामने रखती है। सेक्शन 5, ब्लूप्रिंट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म, द फिक्स फॉर 2047। खैर, प्रॉब्लम्स तो बहुत डिस्कस कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। नीति आयोग ने सिर्फ कमियां नहीं निकाली है, बल्कि 2047 के गोल को अचीव करने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट भी दिया है। सबसे पहले स्कूल लेवल पर उस पिरामिड वाली रुकावट को कैसे तोड़ा जाए। पहला आइडिया है कंपोजिट स्कूल बनाना, मतलब क्लास 1 से 12 तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में हो, ताकि स्कूल बदलने का झंझट ही न रहे। दूसरा, टीचर्स को इलेक्शन या सेंसस जैसी नॉन एकेडमिक ड्यूटीज से फ्री करना, ताकि वो सिर्फ पढ़ाने पर फोकस कर सकें। और तीसरा, सबसे कूल स्टेप, क्लास 6 से ही सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को शामिल करना, ताकि बच्चे फ्यूचर रेडी बन सकें। हायर एजुकेशन में ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भी कुछ बड़े प्लान्स हैं, जैसे $10 बिलियन के एक नेशनल फंड जिसे विद्या कोष नाम दिया गया है, उसकी स्थापना करना, विदेशी टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए विश्व बंधु स्कॉलरशिप लाना और ग्लोबल लेवल पर भारत को प्रमोट करने के लिए अपने ही एल्यूमिनी का एक नेटवर्क बनाना जिसे भारत की आन कहा जाएगा। ये सब कदम हमारे इंस्टीट्यूट्स को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और इस पूरी रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है, टैगोर फ्रेमवर्क। ये बेसिकली यूरोप के एरास्मस प्लस जैसा एक प्रोग्राम होगा, लेकिन आसियान और ब्रिक्स देशों के लिए। ये स्टूडेंट एक्सचेंज और रिसर्च के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, इससे भारत एक ग्लोबल रिसर्च हब के रूप में कैसे उभर सकता है। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करें तो बात यह है कि हमें एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। एक तरफ ग्रामीण लेवल की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जहां 1.64 लाख हायर सेकेंडरी स्कूलों की कैपेसिटी बढ़ाकर बच्चों को ड्रॉप आउट होने से बचाना है। और दूसरी तरफ जो हमारे 13.5 लाख ब्रिलियंट माइंड्स हर साल विदेश जा रहे हैं, उन्हें अपने ही देश में रोककर उनकी टैलेंट का सही यूज करना है। अब देखिए, ये सारे प्लान्स और पॉलिसीज कागजों पर तो बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन क्या सालों पुरानी इन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स को रातों रात सुझाया जा सकता है? क्या ये भारी भरकम रिफॉर्म्स वाकई 2047 तक हमारे विकसित भारत के सपने की एक मजबूत नींव रख पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज का एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। इस